हेलो एवरीवन और वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 15th ऑफ मार्च। तो पहला जो टॉपिक है एक्चुअली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो डिप हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो ये एक इंडेक्स को हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो चलिए सीधा आपको टॉपिक पे लिए चलते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक इंडिकेटर है जो कि मेजर करता है जो भी चेंजेस आते रहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह में एक समय के अंदर। इसके अलावा इसको कंपाइल और पब्लिश मंथली किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कंपाइल और पब्लिश मंथली यानी कि हर महीने किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनके द्वारा किया जाता है। और कौन सी मंत्रालय के अंदर आते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो एक तो इसको मंथली प्रिपेयर किया जाता है और डिपार्टमेंट कौन सा है तो एनएसओ है और मॉस्पी मंत्रालय के तहत है। इसके अलावा ये कॉम्पोसाइट इंडिकेटर है जो कि कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट वगैरह दर्शाता है इंडस्ट्री ग्रुप्स का। साथ साथ आप देखोगे तो कौन कौन से ब्रॉड सेक्टर्स हैं तो माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ये ब्रॉडली आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा बेसिक गुड्स वगैरह कवर होता है, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही जुड़ा हुआ। बेस ईयर क्या है ये इंपॉर्टेंट है, अगेन 2011-12, यानी कि हम इसको बेस ईयर रेफर करके चलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए 2011-12। सिग्निफिकेंस क्या है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, आरबीआई हो गया, ताकि पॉलिसी बनाया जा सके। इसके अलावा आप देखोगे तो कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी वगैरह भी इसका एस्टिमेट के लिए। अब 8 कोर सेक्टर इसी के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा सेक्टर जो है वो नहीं है। तो यहाँ टोटल वेटेज, पहली बात तो आप याद रखिए कि 40.27%, एग्जैक्टली तो नहीं याद रखना है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 40% जो है वो वेटेज है इस 8 कोर सेक्टर्स का आईआईपी में, ठीक है। अभी हमने आईआईपी देखा है, अब उसके अंदर ये 8 कोर सेक्टर्स आता है। तो 8 कोर सेक्टर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है कि बढ़ते हुए क्रम में कौन से पहले आते हैं। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स टॉप पे है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। मतलब लीस्ट पे फर्टिलाइजर्स है, मैक्सिमम पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है। 2011-12 बेस ईयर है 40.27%, एनएसओ मॉस्बी। ये सारा का सारा पॉइंट्स था जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, सेंटर ने अपोज किया है लीगल रिकॉग्निशन सेम सेक्स मैरिज को। एक्चुअली कैसा है कि सेम सेक्स मैरिज का भी चल रहा है कंट्रोवर्सी, तो उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल ना किया जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के काउंटर एफिडेविट में सेंटर ने कहा है कि ऑल्दो सेक्शन 377 जो है, जो बेसिकली आप देखोगे कि होमोसेक्सुअलिटी वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो वो डिक्रिमिनलाइज ऑल्दो हो चुका है, आईपीसी का ये है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सेम सेक्स मैरिज भी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 का उसको अलाउ कर दिया जाए। मतलब सेक्शन 377 जो है आईपीसी का उसको तो आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके दायरे में आप सेम सेक्स मैरिज को भी लेकर के आओ। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो 2018 की बात है जब 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, जहां पे नवतेज सिंह जोहर केस, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली केस है जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो ये जजमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो सेक्शन 377 को जो आईपीसी का है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और कहीं ना कहीं मतलब कंसेंटिंग एडल्ट्स को, चाहे वो सेम जेंडर के भी हों, वो मतलब अपने हिसाब से सेक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो आर्टिकल 143 के तहत गठित किया जा सकता है। आर्टिकल 143 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जहां पे मिनिमम 5 जज होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजीबीटीक्यू जो है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर्स, तो बेसिकली ये जो पर्संस हैं वो एंजॉय करते हैं राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आर्टिकल 14, डिग्निटी, ठीक है, और प्रिवेसी यानी कि आर्टिकल 21। तो ये आप याद रख सकते हो कि बेसिकली डिग्निटी के लिए आपको आर्टिकल 21 मिल जाएगा, प्राइवेसी भी सेम उसी का पार्ट है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जजमेंट से। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी मतलब कंसीडर करा है कि अपने हिसाब से पर्सन से वो मैरी कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन माना जाता है 14, 15, 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का, 14, 15, 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए का, ठीक है। बाकी जो जजमेंट्स है 2017 में आप देखोगे जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे माना गया कि जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू प्राइवेसी कवर होगा। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी, ठीक है।
फिर 2018 काफी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है वैसे। 2018 में शाफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना मतलब आप जिससे भी शादी करना आप चुन सकते हो उस पार्टनर को, और ये आपका अधिकार है अंडर राइट टू प्राइवेसी। फिर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राइट टू फ्रीडम ऑफ मैरिज में ही इसको कवर किया, आर्टिकल 21 को। फिर अब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये एक सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज है, जहां पे जो कपल्स हैं वो शादी कर सकते हैं तब जब वो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये अलाउ करता है लोगों को दो अलग अलग धर्मों के कि वो कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं शादी के बंधन में। बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, मुस्लिम के लिए भी उनका अलग सा एक्ट है, तो कहीं ना कहीं सब धर्मों के लिए अलग अलग वो एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मैरिज को मतलब लीगल मानते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट जो है अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ आकर के मतलब इस बंधन में जुड़ सकते हैं, उसके लिए ये है। और उसके लिए उनको अपना जो है सरनेम रिलीजन जो है वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली आई थिंक तकरीबन 10-15 दिन हो चुका होगा, और वहां पे भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप इसीलिए हम सेइंग कि डेली करंट अफेयर्स को आप फॉलो करते रहिए। तो ये बेसिकली मतलब यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ किसी भी धर्म का हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए उसके दायरे में ना आए, इसके लिए सेंटर चाहता है। ये पूरा का पूरा मुद्दा था। नेक्स्ट जो है वो है मेगा ट्रॉपिक्स 1। तो बेसिकली ये क्या है, इसरो ने रिसेंटली इस सैटेलाइट को मतलब लो अर्थ ऑर्बिट से अपने नीचे बुला लिया है। तो ये मेगा ट्रॉपिक्स 1 बेसिकली भारत और फ्रांस के साथ मिलकर के किया गया था वर्ष 2011 में। इनिशियली ये 3 साल के लिए कहा गया था, लेकिन कंटिन्यू अभी तक रहा, अब इसको बुलाया गया है। और इसके अलावा ये डेटा देता था वाटर साइकिल के ऊपर और एनर्जी के ऊपर, जो कि ट्रॉपिक्स वाले रीजन में मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है। तो मेगा ट्रॉपिक्स 1 क्या है, इसरो का बेसिकली एक सैटेलाइट है, ठीक है, इंडिया और फ्रांस मिलकर के 2011 में, और ये डेटा वाटर साइकिल से जुड़ा हुआ देने के लिए है। नेक्स्ट ऑपरेशन त्रिशूल। तो सीबीआई ने कहीं ना कहीं 33 जो फ्यूजिटिव्स हैं, जो भगौड़े हैं, तो उनको इन्वॉल्व किया अलग अलग एक्टिविटीज में अंडर ऑपरेशन त्रिशूल में पकड़ा है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन त्रिशूल किसके द्वारा चलाया गया है। ऑप्शंस में आपको दे सकते हैं सीआईएसएफ वगैरह, बीएसएफ वगैरह, सीबीआई वगैरह, ईडी वगैरह। तो आपको पता होना चाहिए सीबीआई के द्वारा जो है ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया है। और यहाँ पे बेसिकली इंटरपोल के साथ में इसका हेडक्वार्टर्स लायोन फ्रांस, और ये आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्मल रूप से काम चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे सस्पेक्ट्स को तो ट्रेस करने की बात हो ही रही है, साथ साथ में फाइनेंशियल क्राइम्स को भी। और लास्ट टॉपिक हमारा रिवीजन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस स्कीम का। तो बेसिकली ये इसको लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा 2015 में, ताकि लोन्स वगैरह दिया जा सके अप टू 10 लाख का। किसको? नॉन कॉर्पोरेट यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर को नहीं, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। बेसिकली आप देखोगे तो फार्मिंग एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ को नहीं दिया जाएगा, जो इंडस्ट्री सेक्टर होंगे उनको बूस्ट करने के लिए ये लाया गया है। 2015 में लाया गया, मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। मुद्रा का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। और ये आप देखोगे कि नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जैसे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बैंक्स, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दे सके। मुद्रा डायरेक्टली लेंड नहीं करता है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को या इंडिविजुअल्स को, ये याद रखिएगा। डायरेक्टली मुद्रा नहीं, वो बैंक्स को फर्दर अलॉट करते हैं, अलॉट करने के बाद में बैंक्स का वो काम होता है। और इसके अलावा इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। अभी इसको हम देख लेंगे। शिशु मतलब 50,000 तक के लोन्स, किशोर मतलब 50,000 से ऊपर और 5 लाख से नीचे, और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक के अंदर। शिशु 50,000 से बिलो, किशोर 50,000 से 5 लाख और तरुण 5 लाख से 10 लाख। ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल आया है। और लोन्स जो होगा इस स्कीम के तहत वो कोलैटरल फ्री लोन्स होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके लिए कोई भी कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा डेली करंट अफेयर्स था। और यहाँ पे हम करंट अफेयर्स तो ले ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा अगर पूरे टॉपिक्स को, तो हम यहाँ पे स्टैटिक को भी लेके चल रहे हैं और रिवीजन भी हो रहा है। तो चीजों को पढ़ते रहिए ईमानदारी से और अच्छे से करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।